दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस वजह से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, तो वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे देने वाला हूं, इस सिंगल वीडियो में देने वाला हूं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई ईपीएफओ होता क्या है, एपीएफसी यानी ईओ पोस्ट क्या होती है, इस पोस्ट पे जाने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, कब तक नोटिफिकेशन आ सकती है, कितनी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आ सकती है, पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस क्या प्रिपेयर करना होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यही सारी इंफॉर्मेशन आप रिटन फॉर्म में भी जानना चाहते हैं, अपने पास संजो के रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक, तो हमने आपके लिए कंप्रेहेंसिव गाइड बुक डिजाइन करी है फॉर बोथ एपीएफसी एंड एग्जामिनेशन, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस गाइड बुक की खास बात क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज पुराने एपीएफसी और यू एग्जाम्स के भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों के लिए गाइड बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहेगी ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसको अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, अब हम शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो की। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि आपके जितनी भी डाउट है ना, जितनी भी क्वेरीज हैं, वो सारी रिजॉल्व होने वाली इस वीडियो के थ्रू। बट अगर एंड में फिर भी कोई डाउट बचा, कोई क्वेरी बची, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, आप वहां पर मुझे अपना डाउट बताइएगा। मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करके ही मानूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि भाई ये एपीएफसी या ईओ पोस्ट क्या होती है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हम कहां पर भर्ती होंगे, हमारा काम क्या होगा, हमारी सैलरी क्या होगी। फिर हम बात करेंगे कि सर नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। अभी तो करंट साइकिल कंप्लीट नहीं हुई 2025 वाली, तो क्या 2026 में नोटिफिकेशन आएगी या फिर हमें 2027 का वेट करना पड़ेगा। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितनी स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज की कितनी वेटेज है। फिर हम बात करेंगे कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन भी चाहिए, क्या हम फाइनल ईयर वाले इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे डाउट्स को हम यहां पर आंसर करेंगे। एंड लास्ट में हम कवर करेंगे इस एग्जाम का सिलेबस, कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट हमें प्रिपेयर करने होंगे जब हम इस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर हर एक बच्चा यह भी जानना चाहता है कि सर अगर मैं ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे क्या एडिशनली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं सीजीएल का एस्पिरेंट हूं, तो मुझे क्या एडिशनली प्रिपेयर करना पड़ेगा, हम वो भी यहां पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स पे अब चीजें शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर ये एपीएफसी या ईओ क्या होता है। देखिए, एपीएफसी है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। आप इस फुल फॉर्म को याद रख लीजिए, क्योंकि आप जब इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो यही आपकी प्रोफाइल बनेगी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। एंड ईओ है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। अब दूसरे दो पोस्ट के नाम हो गए। अब ये पोस्ट कहां पर है। देखिए, हम सब जब अपने बचपन में अपने फादर और अंकल को कन्वर्सेशन करते हुए सुनते थे, तो हम उनसे सुनते थे कि भाई तू जॉब कर रहा है, क्या तेरा पीएफ कटता है, क्या तेरा प्रोविडेंट फंड कटता है। देखो, ये पीएफ कटता है या ये कौन काटता है या फिर कौन इसको मैनेज करता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने कभी सोचा नहीं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ना सिर्फ हमारे देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका लगभग 30 करोड़ का क्लाइंटल बेस है। इस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल पोस्ट होती है। ठीक है, जैसे यहां पर एक रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है, एसएसए होता है, पीए होता है। तो वहां पर दो पोस्ट और है, एपीएफसी और ईओ की। तो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनती है। यहां पर दो वैकेंसीज, दो पोस्ट होती हैं। एक पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, और दूसरी पोस्ट होती है इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की। ठीक है, और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, लेकिन इन दोनों पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट भी होती है। ठीक है, और ये दोनों पोस्ट क्या है मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं। अगर हम बात करें एपीएफसी पोस्ट की, तो एपीएफसी पोस्ट जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म पहले बता दी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ये इस पोस्ट का नाम है एपीएफसी का। ये बैकबोन मानी जाती है ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, जितने भी ईपीएफओ के एक्ट हैं, स्कीम्स हैं, उनको एडमिनिस्टर करना, लोगों को उनके बारे में बताना, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना, उनके खिलाफ इंक्वायरी करना अगर वो इन एक्ट्स को नहीं मानते हैं, उन स्कीम्स को नहीं मानते हैं, ये इस पर्टिकुलर पोस्ट की प्रोफाइल होती है। अब दोस्तों, इस पर्टिकुलर पोस्ट पे आप लोगों को दो तरीके से भर्ती किया जा सकता है। कैसे कि भाई अगर आप ऑलरेडी ईओ हैं, तो आप लोगों को प्रमोट होके एपीएफसी बनने का मौका मिलेगा। तो वो तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक चैनल हो गया कि भाई आप डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू एक लोअर लेवल पोस्ट ईओ से प्रमोट होके एपीएफसी बन जाओगे। और दूसरा तरीका क्या है इस पोस्ट पे पहुंचने का, जो आप लोग फॉलो करने वाले हैं, वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। देखो, दो तरीके हैं रिक्रूटमेंट के, इस पोस्ट पे पहुंचने के। एक है डायरेक्ट प्रमोशन, जो कि ईओ प्रमोट होकर डीपी के थ्रू एपीएफसी बन जाएगा,
और दूसरा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जहां पर आप एक एग्जाम का पार्ट बन के इस पोस्ट पे सिलेक्ट हो सकते हो। तो यहां पर आप ये वाला रूट फॉलो करने वाले हो। तो एपीएफसी पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। अब कौन एग्जाम कंडक्ट करता है? तो यहां पर ईपीएफओ खुद अपनी पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं करता है। ईपीएफओ रिक्वेस्ट करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी को कि भाई आप मेरी एक पर्टिकुलर पोस्ट की इतनी वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा दो। तो फॉर एग्जांपल पिछली बार अगर 74 वैकेंसीज थी ऑन द पोस्ट ऑफ एपीएफसी जिनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चैनल के थ्रू फिल किया जाना था, तो ईपीएफओ ने यूपीएससी को रिक्वेस्ट भेजी भाई यूपीएससी आप मेरी 74 एपीएफसी वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवा दो। फिर यूपीएससी ने टेस्ट लिया और सिलेक्ट करके बच्चों को दे दिया। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर चलता है। अब एपीएफसी पोस्ट एक क्लास ए पोस्ट है। देखो हमारे देश में हम जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पर हमें क्लास ए, क्लास बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी 4 पोस्ट देखने को मिलती हैं। तो ये क्लास ए मतलब टॉप लेवल पोस्ट है, बहुत तगड़ी पोस्ट है। और 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको लेवल 10 ऑफ द पे मैट्रिक्स की सैलरी ड्रॉ करने का मौका मिलता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जब आप लेवल 10 पे भर्ती होंगे तो आपकी सैलरी इक्विवेलेंट होगी जितनी एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर की होती है, क्योंकि उनका भी भर्ती के दौरान लेवल 10 ही होता है। तो यहां पर आपकी बेसिक पे 15,600 से लेकर 39,100 के बीच में रहेगी। ये स्टैंडर्ड लिमिट है गवर्नमेंट की। और आपकी जो ग्रेड पे रहेगी वो 5400 रहेगी। तो आपका जो पे बैंड बनेगा, जो आपकी पे रेंज बनेगी वो 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में रहेगी, क्योंकि लेवल 10 पे भी आपको मल्टीपल सब लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं। जब आप एपीएफसी पोस्ट पे ज्वाइन करोगे, जब आपका ज्वाइनिंग का पहला दिन होगा, तब आपकी जो सैलरी आएगी वो लगभग 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द सिटी जहां पर आपकी पोस्टिंग हुई है। फिर धीरे धीरे इसी लेवल पर आपकी जो है सैलरी इंक्रीज होगी। मैक्सिमम सैलरी आपकी लेवल पे 1,77,500 जा सकती है। फिर आप प्रमोट होकर आरपीएफसी बन जाओगे। तो ये आपका सिनेरियो रहेगा। ठीक है, क्लियर है कि पोस्ट क्या है, सैलरी कितनी आएगी इन हैंड, और आपकी 7th पे कमीशन के हिसाब से कौन सा लेवल है, ये आपको क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं ये एग्जाम कब कब कंडक्ट होता है, तो यहां पर इस एग्जाम का सिर्फ एक ही लकुना है। एग्जाम बहुत टॉप का है, लेकिन एक ही दिक्कत है कि भाई हर साल कंडक्ट नहीं होता है, रेगुलर एग्जाम नहीं है। अगर हम पिछले 25 सालों की बात करें तो 2002 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, फिर 2004 में कंडक्ट हुआ, 2004 के 8 साल बाद 2012 में कंडक्ट हुआ, फिर जल्दी से 2015 में कंडक्ट हो गया, लेकिन 2015 के बाद फिर 8 साल बाद 2023 में कंडक्ट हुआ, और फिर 2025 में जल्दी से कंडक्ट हो गया। और इस बार एक्सपेक्टेड है कि भाई ये एग्जाम 2027 में दोबारा कंडक्ट हो जाए, 2026-27 में कंडक्ट हो जाए। क्लियर है। अब दोस्तों दूसरी पोस्ट भी है एक और जिसकी हमने डिस्कशन करी, वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। देखो पहले तो आपको ये समझना है कि ये दो अलग अलग पोस्ट नहीं है। जब आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो पहले कुछ साल, पहले कुछ जॉब के टाइम पर आप अकाउंट ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं। अकाउंट ऑफिसर एक ऑफिस जॉब है जहां पर आपको ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है, अकाउंट्स को सेटल करना पड़ता है, क्लेम्स को सेटल करना पड़ता है, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये आपकी ऑफिस जॉब हो गई। फिर यही ऑफिसर कुछ सालों बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाता है, जहां पर उसका काम ईपीएफ एक्ट को इन्फोर्स करना होता है। ये फील्ड ऑफिसर बन जाता है, इंडस्ट्रीज में विजिट करता है, चेक करता है कि भाई इस इंडस्ट्री को एग्जम्प्ट होना चाहिए फ्रॉम ईपीएफ एक्ट या नहीं होना चाहिए, या इस इंडस्ट्री का जो कंप्लाइंस है क्या वो सही है या नहीं है। तो ये सारी जिम्मेदारी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की होती है, और ये असिस्ट करता है ईपीएफसी को इन इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, ये भी एक बहुत तगड़ी पोस्ट है, क्लास बी पोस्ट है, और ये लेवल 8 की सैलरी ड्रॉ करती है एज पर दी 7th पे कमीशन। तो यहां पर क्या आपकी बेसिक पे रहेगी 9300 से लेकर 34,800, और आपकी ग्रेड पे 4800 रहेगी। तो आपकी जो सैलरी रेंज बनेगी वो 47,600 से लेकर 1,51,100 के बीच में बनेगी। और जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो इन हैंड सैलरी, हाथों में जो सैलरी आती है, वो लगभग 85,000 से लेकर 90,000 के बीच में आती है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी इन विच यू आर पोस्टिंग। ठीक है, क्योंकि सिटी के बेसिस पे कई बार आपका एचआरए, डीए वगैरह वेरी कर जाता है, तो इसलिए रेंज बन जाती है। अदरवाइज आपकी सैलरी अगर मैं बोलूं तो आप 88,000 मान के चलिए ईपीएफओ ईओ पोस्ट पे, और लगभग 1,10,000 मान के चलिए ईपीएफसी पोस्ट पे। तो चीजें क्लियर हो गई कि भाई ईपीएफओ क्या है, पोस्ट क्या है, सैलरी क्या है। तो मन में एक लड्डू फूटा होगा कि हाँ यार जो है पोस्ट तो काफी अच्छी है, क्लास ए क्लास बी पोस्ट है, सैलरी भी काफी अच्छी है। अब दोस्तों ईओ एग्जाम के बारे में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि भाई ये एग्जाम पिछले कुछ सालों से हमें काफी रेगुलर देखने को मिल रहा है। हर साल भले ही नहीं आता, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है। 2017 में आया,
फिर 21 में आया, फिर 23 में आया, फिर 25 में आया, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि भाई 26-27 में एग्जाम आ सकता है। तो काफी बच्चे इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने लिए एक बहुत अच्छा कैरियर का ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपके मन में एक जिज्ञासा जागी होगी, सर एक मोटिवेशन आपने दे दी कि भाई हाँ इस एग्जाम की तैयारी कर लो, लेकिन ये एग्जाम आएगा कब? देखो हमने ना इस एग्जाम की करंट रिक्रूटमेंट साइकिल के बाद कब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल होगी, इसके लिए ईपीएफओ को एक आरटीआई फाइल किया था। हमने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे वैकेंसीज को जानने के लिए कि भाई इस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज हैं, और ये जानने के लिए कि भाई क्या नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, नहीं हो गया है। तो देखो ईपीएफओ का हमें रिप्लाई आया। पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि हमने क्वेश्चन क्या पूछे। हमने बोला कि भाई एपीएफसी पोस्ट पे टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है और इस टाइम पर कितने लोग वर्किंग है उस पर्टिकुलर पोस्ट पे, ताकि हम इन दोनों को माइनस करके वैकेंसीज का नंबर निकाल लें। सिमिलरली हमने ईओ एग्जाम की जो है पोस्ट के रिगार्डिंग में ये इन्फॉर्मेशन मांगी ईपीएफओ से। और दोस्तों लास्ट में हमने पूछा कि भाई आपने क्या नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है या नहीं कर दिया है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये मिली कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पर एपीएफसी पोस्ट की टोटल 455 जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ है, इनमें से 278 ऑलरेडी वर्किंग है, और अगर मैं लास्ट टाइम की वैकेंसी 74 ऐड भी कर दूं तो भी दोस्तों ये नंबर माइनस ये नंबर मिलके हमें 103 वैकेंसीज वैकेंट दिखती हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी। अगर इनमें से 50% डीपी मतलब डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू भी फिल हो और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल हो, तो भी हमारे पास अराउंड 50 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी जो इस टाइम पर नोटिफिकेशन का पार्ट बन सकती हैं। तो लगभग 50-60 वैकेंसीज के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ सकती है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी। और अगर मैं ईओ की बात करूं दोस्तों यहां पर उसका रिप्लाई तो नहीं आया कि भाई ईओ की कितनी वैकेंसीज हैं, बट एज पर अदर सोर्सेस लगभग 150 से लेकर 200 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ जिनकी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकती है। तो लगभग 50 से लेके 80 के बीच में एपीएफसी पोस्ट की नोटिफिकेशन और लगभग 150 से लेके 200 पोस्ट के बीच में ईओ की नोटिफिकेशन आ सकती है। कब आ सकती है? देखो इसका जो आंसर है वो हमें सेकंड रिप्लाई से मिल रहा है कि द वैकेंसीज फॉर द ईयर 2026 आर अंडर कंसिडरेशन एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। मतलब इन्होंने नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, वैकेंसीज कंसीडर कर रहे हैं, और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा द वैकेंसीज विल बी रिपोर्टेड टू यूपीएससी। फिर ये यूपीएससी के पाले में गेंद फेंक देंगे और फिर यूपीएससी की जिम्मेदारी रहेगी नोटिफिकेशन रिलीज करने की और एग्जाम कंडक्ट करने की। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर नोटिफिकेशन कब तक आ रही है, तो मैं यही कहूंगा कि भाई मोस्ट प्रोबेबली इस आरटीआई रिप्लाई के हिसाब से 2026 के एंड तक या फिर 2027 के स्टार्टिंग में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो आपके पास काफी टाइम है अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर टाइम है तो क्या अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर अभी वेट करें? उसका जवाब मैं आपको आगे देने वाला हूं। समझ आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न की। बहुत ही सिंपल तरीके से पैटर्न भी कवर करेंगे। देखो इस एग्जाम की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है ना, वो इस एग्जाम का पैटर्न है। आप लोग करंटली मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। कोई सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, कोई एसएससीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, कोई आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहा होगा, कोई नबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहा होगा, कोई बैंकिंग एग्जाम की जो है प्रॉब्लम्स में फंसा होगा। तो आप लोग मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जिन भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं ना, जनरली वहां पर आपको 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है। 3 स्टेज का मतलब क्या है कि भाई पहले आपका फेज 1 या फिर प्रीलिम्स होता है, फिर आपका फेज 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर मेंस होगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों यहां पर एपीएफसी एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि यहां पर 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस नहीं है, यहां पर सिर्फ 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस है। मतलब सबसे पहले आपको एक रिक्रूटमेंट टेस्ट देना पड़ेगा जो कि एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद, इसकी कट ऑफ को जो है बीट करने के बाद आपको सीधा इंटरव्यू देने जाना है। कोई बीच का फेज 2 या फिर मेंस वाला पोर्शन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ आ गया कि भाई यहां पर सीधा रिक्रूटमेंट टेस्ट है जो कि एक ऑफलाइन, मैं इसका मतलब आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऑब्जेक्टिव इसका मतलब भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पेपर है, और इसके बाद सीधा इंटरव्यू स्टेज। कोई इंटरमीडिएट स्टेज यहां पर नहीं है। अब दोस्तों रिक्रूटमेंट टेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। ऑफलाइन का मतलब क्या है? ऑफलाइन का मतलब यह है कि भाई आप लोगों को फिजिकली पेपर देने जाना पड़ेगा और आपके हाथ में फिजिकली एक पेपर आएगा जिसके अंदर एक ओएमआर शीट होगी। पेपर पे हिंदी और इंग्लिश भाषा में क्वेश्चन लिखे होंगे जिनका राइट आंसर आपको ओएमआर शीट में मार्क करना होगा। पेपर का टाइम कंप्लीट होने के बाद ओएमआर शीट आप सबमिट कर देंगे और पेपर लेकर अपने घर आ जाएंगे। तो यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, यहां पर आपका फिजिकल पेपर होगा जैसा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स में होता है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि भाई यहां पर सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे 120 के 120 क्वेश्चंस वो सारे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जहां पर एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो यहां पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहां पर आप लोगों को पूरा आंसर पेन से लिख के देना पड़ेगा। नहीं, आपको सिर्फ राइट ऑप्शन चूज करना है और वो ओएमआर शीट में मार्क करना है।
तो ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ आ गया। अब दोस्तों रिक्रूटमेंट टेस्ट का पैटर्न क्या है। देखिए रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा। पेपर एपीएफसी और यू एग्जाम का सिंगल होता है, ये सुनिए ध्यान से। एपीएफसी और यू एग्जाम का पेपर अलग अलग नहीं होता है, भले ये 2 पोस्ट अलग अलग हैं, दोनों की सैलरी अलग अलग है, दोनों का लेवल अलग अलग है, लेकिन पेपर एक ही कंडक्ट होगा जिसके थ्रू एपीएफसी के लिए भी बच्चे सिलेक्ट होंगे और ईओ के लिए बच्चे सिलेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट साइकिल की बात करूं तो 30 नवंबर 2025 को जो पेपर कंडक्ट हुआ था 2025 साइकिल का, 9:30 से 11:30 जो पेपर कंडक्ट हुआ सिंगल पेपर, उसी के थ्रू एपीएफसी के बच्चों को भी इंटरव्यू कॉल आई और उसी पेपर के बेसिस पे ईओ के बच्चों को भी इंटरव्यू की कॉल आई। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर अलग अलग नहीं है, इसलिए दोनों एग्जाम्स का पैटर्न भी अलग अलग नहीं है, सिंगल पैटर्न है दोनों एग्जामिनेशन का। तो 120 मिनट जो आपको टाइम मिलेगा वहां पर 120 क्वेश्चन होंगे। पेपर में क्वेश्चन हिंदी भाषा और इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे, आप जो भाषा चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स कैरी करता है, मतलब 120 क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स हो गए, तो टोटल पेपर जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो 300 मार्क्स का हो गया। और बाई चांस अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हैं तो आप लोगों को उसके जितने मार्क्स हैं 2.5 क्वेश्चन के, उसकी 1/3 जो कि स्टैंडर्ड यूपीएससी नेगेटिव मार्किंग है वो देखने को मिलती है एज अ पेनल्टी। तो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर जो आप ओएमआर शीट पे मार्क करेंगे आपको 0.833 मार्क्स की पेनल्टी लगेगी, विच इज अ वेरी हाई पेनल्टी। आपको इसको रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर 120 क्वेश्चंस 120 मिनट, हर क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट, देन हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, टोटल पेपर 300 मार्क्स का, पेपर इंग्लिश और हिंदी भाषा में, और आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, मतलब 0.833 मार्क्स नेगेटिव फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब दोस्तों कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर हम क्या कोई और भाषा में पेपर दे सकते हैं? नहीं भाई, हिंदी और इंग्लिश, और कोई भाषा नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात भाई, यहाँ पर ना तो कोई सेक्शनल कट ऑफ है और ना ही कोई सेक्शनल टाइमिंग है। आपको हर कंपोनेंट के टोटल मिला के 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस मैथ प्लस रीजनिंग प्लस साइंस प्लस इकोनॉमिक्स, सबके टोटल 120 हैं। तो उनमें आप जितना टाइम जिस सब्जेक्ट को एलोकेट करना चाहें उतना कर सकते हैं। कोई भी क्लियर ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि भाई आपको पॉलिटी के लिए इतना ही टाइम देना है, क्वांट के लिए इतना ही टाइम देना है, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, और ना ही इनकी कोई सेपरेट कट ऑफ आती है। एक ओवरऑल कट ऑफ आएगी रिक्रूटमेंट टेस्ट की, जो बच्चा उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेगा वो इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है। क्लियर हो गया? अब दोस्तों जब आप इंटरव्यू राउंड में जाओगे तो यहां पर आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा जो कि दिल्ली में होता है, यूपीएससी के हेडक्वार्टर में, ऑफिस में, धौलपुर हाउस में, और ये इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, और यहां पर भी आप इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश भाषा में दे सकते हैं। अब दोस्तों इंटरव्यू में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर दिया है कि यहां पर आप लोगों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आपका इंटरव्यू क्वालिफाई माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब यह है कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इंटरव्यू में मोर देन 50 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे आउट ऑफ 100, तभी जाकर आपके टोटल मार्क्स काउंट होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 40 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तभी आपके मार्क्स काउंट होंगे। मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा नाम है कुलदीप पाठक, ठीक है, और मैं बिलोंग कर रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी से, ठीक है, यूआर कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से, और मैं ये पेपर देने गया। मैंने काफी अच्छी तैयारी करी थी एग्जामिनेशन की, और पेपर में जो है रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन का मतलब क्या था कि भाई मेरे रिक्रूटमेंट टेस्ट में नंबर आए 265 आउट ऑफ 300, मतलब मैंने आग लगा दी पेपर में। अब मैं इंटरव्यू देने गया, मेरी जो है कट ऑफ क्वालिफाई हो गई थी, मैं इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में मेरे नंबर आए 45 आउट ऑफ 100, ठीक है। अब मेरा टोटल स्कोर क्या हो गया? 265 प्लस 45, 310 आउट ऑफ 400। फाइनल स्कोर मेरा हो गया 265 प्लस 45, 310, कितने में से? 100 और 300, 400 में से। अब दोस्तों फाइनल कट ऑफ जो इस पर्टिकुलर एग्जाम की गई इंटरव्यू के बाद, वो गई 280 मार्क्स, कि भाई लास्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 280 है, इससे ऊपर जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मेरे मार्क्स तो 310 थे, 30 फालतू थे कट ऑफ से, तो मेरी तो सिलेक्शन पक्का हो जानी चाहिए थी, बट मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई बाबा मेरी सिलेक्शन? मेरी सिलेक्शन इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे जो मार्क्स आने चाहिए थे एज पर माई कैटेगरी, वो इंटरव्यू में मोर देन 50 आने चाहिए थे, जो कि नहीं थे, लेस देन 50 थे, इसलिए मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो यहां पर इंटरव्यू में आप लोगों ने इस पॉइंट का पक्का ध्यान रखना है। भाई भले ही आप रिक्रूटमेंट टेस्ट में टॉपर क्यों ना हो, बहुत शानदार प्रदर्शन क्यों ना कर रखा हो, आपको इंटरव्यू में अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, फिर आपके टोटल मार्क्स काउंट होंगे। अगर वो टोटल मार्क्स
आपके फाइनल कट ऑफ से ऊपर होंगे तब जाकर आपकी सिलेक्शन मानी जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जब मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज में हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की। तो भाई अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज लिमिट क्या है? देखो, यहां पर आप लोगों को दो एज लिमिट के बारे में सुनने को मिलता है, एक है मिनिमम एज लिमिट और एक है मैक्सिमम एज लिमिट। कि भाई इस एज से अगर आप ऊपर हो तो ही आप फॉर्म भर सकते हो, और अगर आप इस एज से नीचे हो तभी आप फॉर्म भर सकते हो। तो अगर मैं एपीएफसी या फिर ईओ एग्जामिनेशन की बात करूं तो दोनों ही एग्जामिनेशन में कोई मिनिमम एज लिमिट मेंशन नहीं कर रखी है। आप 16 के हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हो, आप फॉर्म भर सकते हो। आप 25 के हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट नहीं कर रहे हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो यहां पर डिपेंडिंग ऑन दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई मिनिमम एज लिमिट यहां पर मेंशन नहीं कर रखी है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी कि ना तो एपीएफसी एग्जाम के लिए मिनिमम एज लिमिट है और ना ही ईओ एग्जाम के लिए मिनिमम एज लिमिट है। अब मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। देखो, क्योंकि एपीएफसी एक हायर पोस्ट है, लेवल 10 क्लास ए पोस्ट है, तो इसलिए यहां पर एज लिमिट थोड़ी ज्यादा है। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप 35 से कम हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 35 के नहीं हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ईओ पोस्ट के लिए अगर आप 30 के नहीं हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों, यहां पर बच्चों के मन में डाउट ये आता है कि सर नहीं हुए हैं, ये किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हमें कैलकुलेट करना है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर आपको देता हूं। देखो, आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसका मतलब क्या है? देखो, 2025 में 29 जुलाई को फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग थी 22 अगस्त 2025। तो इस पर्टिकुलर डेट पर आप लोगों को अपनी एज कैलकुलेट करनी थी 22 अगस्त को। अगर 22 अगस्त को कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था और वो 35 क्रॉस कर चुका था तो उस केस में ना तो वो ईपीएफसी के लिए अप्लाई कर सकता था और ना वो ईओ के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन 22 अगस्त 2025 को एक बच्चा ऐसा भी था जो 30 तो क्रॉस कर चुका था, 33 का हो गया, 34 का हो गया, 32 का हो गया, लेकिन 35 क्रॉस नहीं कर चुका था। तो उस केस में वो सिर्फ एपीएफसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था, ईओ पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। और एक बच्चा ऐसा भी था जो 22 अगस्त 2025 के बाद 30 से कम ही था, मतलब उसकी एज 29, 28, 27 या फिर 29.5, 29.7 ऐसी कुछ एज थी। तो उस केस में वो दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। तो यहां पर लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी दी क्राइटेरिया और रेफरेंस पॉइंट जहां से आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? अब दोस्तों, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की तो ये एज लिमिट हो गई। अगर मैं बात करूं बाकी कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स की, तो अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन है। एपीएफसी पोस्ट के लिए आप 40 तक, ईओ पोस्ट के लिए आप 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एपीएफसी पोस्ट के लिए आपको 3 साल की रिलैक्सेशन है, ईओ के लिए भी सेम रिलैक्सेशन है। आप 38 एपीएफसी और 33 ईओ। अगर आप ईपीएफओ एम्प्लॉय हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप लोगों को 5 साल की रिलैक्सेशन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, कमीशन ऑफिसर है, तो भी आपको 5 साल की रिलैक्सेशन है। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल की रिलैक्सेशन है। ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर कोई कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशंस नहीं है। याद रखिएगा, आपको सिर्फ एज लिमिट में कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी ऐसी रिलैक्सेशन नहीं है। अब दोस्तों, जब मैं बात करता हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन की, तो यहां पर इन एग्जाम्स में 2 तरह की क्वालिफिकेशंस आती हैं। एक आती है इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक आती है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। अब ये क्या होता है, हमने तो पहली बार सुना है। देखो, इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि भाई ये क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, मस्ट है, अगर आप लोगों ने इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल करना है। मतलब दीज आर द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फिल द फॉर्म। ये है तो फॉर्म फिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जो हमारी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई अगर ये है तो सोने पे सुहागा वाली बात है, फॉर्म तो फिल कर दोगे, लेकिन इसका एडवांटेज आपको मिल सकता है इन द इंटरव्यू राउंड और एनी अदर राउंड। क्लियर है? तो ये इसेंशियल मतलब फॉर्म फिल करने की जरूरी है, इसेंशियल है। डिजायरेबल मतलब अगर है तो बहुत बढ़िया वाली बात है, आपको शायद इंटरव्यू में थोड़ा सा और वेटेज मिल जाए। क्लियर है? अब ये क्वालिफिकेशंस हैं क्या? देखो, अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एपीएफसी क्वालिफिकेशन की, तो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि भाई लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तक, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तक आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए।
मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी हो, आप ग्रेजुएट हो और आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो बिफोर द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी लास्ट डेट तक, तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी। सेम क्वालिफिकेशन ईओ की भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। किस फील्ड में होनी चाहिए मैटर नहीं करता, आप बीए वाले हो, आप बीएससी वाले हो, आप बीटेक वाले हो, आप बीकॉम वाले हो, किसी भी फील्ड के क्यों ना हो आप, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यू कैन फिल द फॉर्म फॉर एपीएफसी इन ईओ एग्जामिनेशन। अब दोस्तों ईओ एग्जामिनेशन में कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन एपीएफसी पोस्ट के उन्होंने एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है कि भाई अगर किसी बच्चे के पास ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा होगा कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको मोर सुटेबल माना जाएगा। आपको शायद इंटरव्यू में थोड़ा एडवांटेज मिल जाए, बट क्या एडवांटेज सच में मिलता है, ऐसा कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है। तो बेसिकली ग्रेजुएशन इज द मेन क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना है अगर आपने इन दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना है। क्लियर है? अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या आएंगे कि सर क्या फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? नहीं दोस्तों, क्योंकि यहां पर ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, इसलिए फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। ग्रेजुएशन जो है लर्निंग, ओपन लर्निंग के थ्रू या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू चलेगी, बिल्कुल चलेगी। आपने किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, किसी भी सब्जेक्ट में करी है, आप एलिजिबल हो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक डाउट बच्चे के मन में ये भी आता है कि सर क्या ग्रेजुएशन में कुछ मिनिमम मार्क्स होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। आपके जितने भी मार्क्स हैं दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपकी ग्रेजुएशन पास लिखी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी इन ईओ। क्लियर है वाला पॉइंट भी? आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की जो है सारी जो है क्लैरिटी मिल गई होगी, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है, वहां पर जाकर रिप्लाई मुझे कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट चीज और डिस्कस कर लेते हैं, वो है सिलेबस। देखो मैं इस सिलेबस को आपको थोड़ा कंपेरेटिव फॉर्म में बताता हूं। देखो सिलेबस ऑफिशियल तो ये लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंपल तरीके से देखते हैं। मैं आपको इन कंपोनेंट्स के नाम पढ़ा देता हूं पहले एक बार, फिर हम इस पे आते हैं। देखो कंपोनेंट्स के नाम क्या है? जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, डेवलपमेंटल इश्यूज, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एलिमेंट्री मैथ, स्टेट एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, और यहाँ पर करंट अफेयर एक लास्ट टॉपिक है। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस हो गया। अब दोस्तों इसको एक सिंपल तरीके से देखते हैं। देखो जब भी हम इंडिया में किसी भी एग्जाम के बारे में बात करते हैं, कंपटीटिव एग्जाम के बारे में बात करते हैं, तो हमें वहां पर कुछ कंपोनेंट्स प्याज, लहसुन, धनिया की तरह बेसिक इंग्रेडिएंट्स की फॉर्म में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? क्वांट, आप लगभग हर एग्जाम का इसको पार्ट मानोगे। देन रीजनिंग, ये भी आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलेगी, लॉजिकल रीजनिंग। आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये कंपोनेंट्स पक्का देखने को मिलेंगे। देन दोस्तों इंग्लिश आपको पक्का देखने को मिलेगी, ठीक है, हमेशा आप इंग्लिश को एग्जाम्स में पाओगे। एंड दोस्तों इसके अलावा एक चौथा कंपोनेंट है करंट अफेयर, जो अगेन आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है। भले ही नाम से डिफरेंट हो, कहीं जनरल अवेयरनेस नाम होता है, कहीं जीके नाम होता है, कहीं करंट अफेयर ही नाम होता है, कहीं करंट इवेंट नाम होता है। तो ये चार कंपोनेंट आपके हर एग्जाम्स का पार्ट हैं, और ये कंपोनेंट आपको ईपीएफओ एग्जाम में भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी इन ईओ। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चार कंपोनेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम का लगभग 1/3 वेटेज होल्ड करते हैं। अराउंड 120 में से 40 क्वेश्चन आपको इन चार कंपोनेंट से देखने को मिलेंगे। तो दिस इज द बेसिक पार्ट जो आप ऑलरेडी शायद किसी और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपको पीवाईक्यूज पक्का चेक करने पड़ेंगे, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि भाई इन एग्जाम्स में इनका लेवल क्या है, क्या आपकी करंट प्रिपरेशन आपको हेल्प कर देगी इन कंपोनेंट्स को यहां पर प्रिपेयर करने के लिए। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है जीएस सब्जेक्ट, जनरल स्टडी सब्जेक्ट। ये वो सब्जेक्ट है जो हम सुनते हैं, जीके में प्रिपेयर भी करते हैं, बट हर एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिफरेंट लेवल तक प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूपीएससी की बात करें तो वहां पर तो हम इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बहुत डेप्थ में प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। अगर मैं बाकी एग्जाम्स की बात करूं तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेते हैं, स्टैटिक पोर्शन प्रिपेयर कर लेते हैं। ये कंपोनेंट्स है पॉलिटी, जिसका यहां पर नाम है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी प्लस डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है। देन यहां पर एक कंपोनेंट है हिस्ट्री, जहां पर आपने फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री भी आती है। देन दोस्तों आपने कल्चर भी पढ़ा होगा, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम हेरिटेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जनरल साइंस। ये 5 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनको हम जीएस कंपोनेंट बोलते हैं, जनरल स्टडीज कंपोनेंट बोलते हैं। यूपीएससी एग्जाम में हम इनको काफी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन बाकी एग्जाम्स में हम इनको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर एग्जाम का, एपीएफसी एग्जाम का सेकंड पोर्शन है,
जो सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इनकी वेटेज भी लगभग 1/3 ऑफ द होल पेपर है। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए, क्लियर है। अब दोस्तों तीसरा एक सेक्शन आएगा, क्योंकि 1/3 2/3 हो गया, तो 1/3 अभी भी बचा है। 1/3 है स्पेशल कंपोनेंट। स्पेशल कंपोनेंट का मतलब क्या है कि भाई ये कंपोनेंट ऐसे हैं जो जर्नली आप लोग किसी और एग्जाम में प्रिपेयर नहीं करते हैं, आपको ये इन्हीं एग्जाम्स का जो है पार्ट देखने को मिलेगा। कौन कौन से कंपोनेंट है? IR एंड लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्टेट। अब दोस्तों ये 5 कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपको सिर्फ एपीएफसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, जो आपको यूपीएससी के ही बाकी आरटी एग्जाम्स लाइक एसिक, डीडी, एएलसी में यूज करने का मौका मिलेगा। बट जो पॉपुलर एग्जाम्स हैं लाइक यूपीएससी, सीएससी या फिर एसआई, सीजीएल, वहां पर आपको इनको प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिलता। ये आपको अलग से स्पेशली ईपीएफसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो ये आपके लास्ट 5 सेट ऑफ कंपोनेंट हैं जो 1/3 वेटेज होल्ड करते हैं। तो दिस इज द सिलेबस डिवाइडेड सिलेबस जो मैंने आपकी सुविधा के अनुसार इजी कर दिया है, जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। अब दोस्तों क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, 4 और 5 9 और 5 14 कंपोनेंट आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, तो इसलिए आप लोग अगर अब स्टार्ट करते हैं, मार्च में स्टार्ट करते हैं, तब जाकर आप इसका सिलेबस अगले 6 से 8 महीने में प्रिपेयर कर पाएंगे और खुद को एग्जाम रेडी बना पाएंगे जब नोटिफिकेशन आएगी। देखो दोस्तों, मैं बहुत सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन के बाद देख लेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं देखा जाता। नोटिफिकेशन के बाद आपको सिर्फ 4 महीने का टाइम मिलेगा, वहां पर पढ़ोगे या फिर रिवाइज करोगे या फिर प्रैक्टिस करोगे, वो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पर आप तसल्ली के साथ एक एक कंपोनेंट को अच्छे से निपटा सकते हो और एग्जाम के लिए अपना कॉन्फिडेंस हाई कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। आपके बहुत सारे डाउट, बहुत सारी क्वेरीज ऑलरेडी रिजॉल्व हो गए होंगे, बट अगर फिर भी कोई क्वेरी बची है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है। और दोस्तों अगर आप कोई जो है डाउट पूछना चाहते हैं फोन के थ्रू, तो आप हमारे नंबर 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं। आप हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।